नमस्कार दोस्तों, बाय वाले गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में एनसीईआरटी समरी का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस और उसमें जो कंसेप्ट छिपा है उसका समरी बनाया हमने। तो इस तरीके से आप इस क्लास के थ्रू जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है और नहीं पढ़ रखी है वो सभी इस क्लास के थ्रू एक रिविजन कर सकते हैं। पढ़ रखी है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनसे क्या है एक तरीके से फास्ट रिविजन कर लेंगे। और जिन्होंने कम पढ़ रखा है, थोड़ा कम समझ में आया हुआ है या एनसीईआरटी पे कम फोकस किया, उनके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि यहाँ से आपको नीट के लिए जो समरी है, नीट का जो क्वेश्चन है यहीं से आते हैं। तो एक एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है प्लस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको हम समरी के रूप में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्लास के अंदर क्या है जैविक वर्गीकरण। आज पहले भाग पढ़ते हैं इसका, जैविक वर्गीकरण का भाग फर्स्ट, जिसमें हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मूल रूप से पढ़ेंगे। 5 जगतीय जो वर्गीकरण यानी जो जैविक वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो जैविक वर्गीकरण क्या है? तो जैविक वर्गीकरण की अगर बात करें तो ये हमने वैसे तो पता है कि वैज्ञानिक आधार पे होता है। तो जो फर्स्ट वर्गीकरण है, पहला जो प्रथम वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पे जो सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है वो अरस्तु जी ने दिया, अरिस्टोटल ने दिया, अरस्तु ने दिया। और इन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पे बाहर से देख के ही वर्गीकृत किया, वृक्ष, झाड़ी और शाख में, यानी ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स के अंदर। ठीक है ना, छोटे बीच वाले और छोटे वाले, है ना, छोटे बीच वाले और बड़े वाले, यानी वृक्ष बड़े हैं, झाड़ियां बीच वाली साइज की होती हैं, शाख काफी छोटे होते हैं। और जंतुओं का वर्गीकरण भी किया, प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पे, यानी आरबीसी प्रेजेंट है और आरबीसी एब्सेंट है उसके हिसाब से, है ना। तो जैसे हम मानते हैं कोडेट्स के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है आज के वर्गीकरण में, और नॉन कोडेट्स में आरबीसी नहीं होती है। तो लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे ये वर्गीकरण किया था उन्होंने। इन्होंने जस्ट एक साइंटिफिक बेसिस पे वर्गीकरण किया। लेकिन उसके बाद में आप कह सकते हैं कैरोलस लिनियस साहब ने 2 किंगडम सिस्टम दिया, यानी द्विजगत पद्धति दी। लिनियस साहब ने उन ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमेलिया जगत में यानी पादप और प्राणी जगत में बांट दिया। लेकिन यहां पर इस पद्धति के अनुसार क्या मतलब संभव नहीं हो पाया? बोले ये चीजें विभेद स्थापित नहीं कर पाए इन चीजों में। किसमें? बोले यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, यानी ससीम केंद्र की और असीम केंद्र की यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर विभेदन नहीं कर पाया है क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। ऐसे एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय को भी अलग अलग नहीं किया। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषी जो एल्गी होते हैं, नीले हरित शैवाल होते हैं, और अप्रकाश संश्लेषी कवक होते हैं, इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है एक जैसा ही दिखता है दिखने में, लेकिन ये हरे होते हैं और ये इनका कलर नहीं होता। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इनको भी विभेदित नहीं कर पाए, एक जगह ही रख दिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी कमियां थी इस क्लासिफिकेशन की दोस्तों। लेकिन वैसे अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण आगे जो किए गए उनका बेसिक आधार क्या होना चाहिए या फिर क्या आधार था? तो पहला था आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, दूसरा था कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर, तीसरा था कोशिका भित्ति के लक्षण यानी कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है वो कैसे बनी हुई है, फोर्थ है पोषण की विधि यानी न्यूट्रिशन किस मोड से ले रहा है, आवास एंड देन प्रजनन की विधियां और विकासीय संबंध, विकासीय संबंधित मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो है वो जीव है आपस में जब वो विकसित हुए हैं, जब उनका जैव विकास हुआ है, जब उनका इवोल्यूशन हुआ है, तो वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी उनका आपस में क्या रिलेशन है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है वर्गीकरण के टाइम में। तो अब यहाँ पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो वर्गीकरण है वो 5 जगतीय वर्गीकरण है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 3 जगतीय और 4 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 जगतीय वर्गीकरण तो दोस्तों हिकल ने दिया और 4 जगतीय वर्गीकरण दोस्तों कोपलैंड साहब ने दिया। तो इस तरीके से 2 जगतीय हमने लिनियस साहब ने दिया था और ये 2, 3 और 4 जगत वाले इन्होंने दे दिया। लेकिन 5 जगतीय वर्गीकरण है वो किन्होंने दिया? बोले RH विटेकर साहब ने दिया सन 1969 में। और ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है और इसके प्रमुख मानदंड मेन जो क्राइटेरिया क्या है? बोले कोशिका की संरचना कैसी है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक है, यूकेरियोटिक, शारीरिक संरचना कैसी है, ठीक है ना, यानी उसमें एक सेल है या फिर कई सेल हैं, कई कोशिकाएं हैं, पोषण की प्रक्रिया किस टाइप से पोषण ले रहा है, प्रजनन की विधियां क्या है और जातिवर्तीय संबंध क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। अब ये विटेकर साहब का जो क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है जो एनसीईआरटी में गिवन है, इसके अकॉर्डिंग 5 जगत कौन कौन से हैं? बोले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया यानी पादप और जंतु, फंजाई यानी कवक, प्रोटिस्टा
प्रोटिस्टा के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के एक कोशिकीय जीव आते हैं, मोनेरा में भी एक कोशिकीय जीव आते हैं, लेकिन देखिए प्रकार की बात करें कोशिका का प्रकार तो इसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, बाकी सब में यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ये ध्यान रखना है। और कोशिका भित्ति का जो अंतर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर कोशिका भित्ति दोस्तों एनिमेलिया में नहीं होती है। दोस्तों हम एनसीईआरटी का समरी पढ़ रहे हैं इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो आप कह सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात करेंगे मोनेरा के अंदर सेलुलोज रहित यानी सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें पॉलीसैकेराइड यानी बहुशर्कराइड और अमीनो अम्ल से बनी होती है, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड और अमीनो अम्ल से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। प्रोटिस्टा में कुछ में ही कोशिका भित्ति होती है, सब में नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। फंजाई में सब में होती है लेकिन वो सेलुलोज रहित होती है, लेकिन किससे बनी होती है बोले काइटिन से बनी होती है। प्लांटी के अंदर सब में कोशिका भित्ति होती है लेकिन किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बोले काय संरचना की बात करें यानी कोशिकीय मतलब एक सेल से, ये भी एक सेल से बनी होती है। यहां पर बहुकोशिकीय हैं तीनों ही, ठीक है ना, ये बहुकोशिकीय, ये भी बहुकोशिकीय, ये भी बहुकोशिकीय, लेकिन यहां पर एद्रड यानी लूज टिश्यू बना हुआ है, लूज उत्तक है, ढीला उत्तक है ना। फंजाई को हाथ में लगाएंगे, मशरूम को हाथ लगाएंगे तो वो वैसे बिखर जाएगा, लेकिन प्लांटी है और उनके अंदर उत्तक और अंग होते हैं। और एनिमेलिया यानी जंतुओं के अंदर उत्तक भी होते हैं, अंग भी होते हैं और अंग तंत्र भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उत्तक अंग और उत्तक तंत्र है लेकिन इसमें ये है, लेकिन मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का ध्यान रखना है। पोषण की विधियां मोनेरा जगत में स्वपोषी भी होते हैं और आप कह सकते हैं परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी के अंदर रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी दोनों टाइप के हैं, मोनेरा जगत में हम पढ़ेंगे। ऐसे ही परपोषी जो हैं वो मृतपोषी व परजीवी प्रकार के हैं। प्रोटिस्टा में आप कह सकते हैं कुछ स्वपोषी होते हैं और कुछ बाकी परपोषी ही भी होते हैं, स्वपोषी वाले प्रकाश संश्लेषी होते हैं। फंजाई में सारे के सारे परपोषी हैं, मृतजीवी या परजीवी के रूप में रहते हैं। और प्लांटी के अंदर सारे स्वपोषी हैं और यहाँ पर भी सारे परपोषी हैं, तो जिनमें पोषण प्राणी संभोजी या मृतपोषी प्रकार का होता है। तो हम जंतु जगत पढ़ेंगे, पादप जगत पढ़ेंगे, कवक जगत पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और मोनेरा पढ़ेंगे, तो इनके बारे में इनको दोबारा से हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्लास थी, इस क्लास के थ्रू हमने जैविक वर्गीकरण के पार्ट को स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी का समरी था, ऐसे छोटे छोटे वीडियो एवरी पार्ट पे बनाएंगे। अब हम एक एक जगत को स्टार्ट करेंगे, तो इससे एक एनसीईआरटी का जो समरी है जिसने पढ़ रखा है उसके लिए रिवाइज हो जाएगा, जिसको कंफ्यूजन है वो एक तरीके से दोबारा से डेटा तैयार हो जाएगा और उसको ये पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है एनसीईआरटी में। तो दोस्तों यहाँ जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे, उसी को हम यहाँ पर समरी में ज्यादा इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट है या जो काम का नहीं है वो उसको यहाँ इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।